या रहने से। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोग को याद हो चलो तो हम लोगों ने वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद हो g is equals to gm upon r square या g is equals to gm upon r plus h द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला डिराइव किए थे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कि क्या हो अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं और क्या हो अगर आप अर्थ के सरफेस के नीचे। अर्थ के सरफेस पे ऊपर गए थे तो उसको एल्टीट्यूड बोले थे और अंदर जब आए थे तो डेप्थ। दोनों का एक ग्राफ भी पढ़े थे कि जब आप डेप्थ में जाते हैं तो लीनियरली चेंज होता है, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0। और जब हाइट पर जाते हैं तो वो स्क्वायर में चेंज होता है ना, इसीलिए पैराबोलिक शेप हम लोग को दिखा। नेक्स्ट तीसरा जो केस है ना वो है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड। इसको ध्यान से समझो सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि अर्थ जो है ना हम लोग उसको मानते हैं कि वो स्फेरिकल शेप में, हालांकि वो स्फेरिकल है नहीं, वो थोड़ा सा बल्जी है और अर्थ अपने पोल के अराउंड में रिवॉल्व करती है। मान लो कि अगर अर्थ है, ठीक है, तो ये पोल है, ये क्या है बच्चों, और ये क्या है, इक्वेटर है, और ये क्या अपना पोल। हर पार्ट अर्थ का हर एक पॉइंट अगर आप देखें ना वो सर्कुलर मोशन करता है। कैसा मोशन? आप ये वाले पॉइंट को समझो, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं इसकी बात, देखो ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, ये आपकी एक्सिस है पोल वाली, तो ये पॉइंट ऐसा घूमेगा, क्या बना है, सर्कल। ये वाला पॉइंट देखो, ये भी पॉइंट ऐसा घूमेगा, सर्कल। हर पॉइंट क्या कर रहा है, घूम रहा है, सिवाय पोल के ये वाले पॉइंट, क्योंकि इसी के तो अराउंड में घूम रहे हैं ना। तो इनको छोड़कर बाकी जितने भी होंगे सबके सब क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। सबके सब क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सही बात। देखो मुझे पता है कि अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, कहां पर खींचती है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये वाले पॉइंट को आप अज्यूम कर लो कि इसका जो मास है वो स्मॉल है। अब अर्थ इसको यहां खींचेगी ना, अर्थ इसको यहां क्या करेगी, खींचेगी, मतलब ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके बीच में कुछ तो एंगल होगा, लेट्स से वो कितना होगा, थीटा। कितना होगा, थीटा, ठीक है। इसका तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस। बट ये पॉइंट अपने अराउंड में एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा जिसकी वजह से उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह सब लग रहे होंगे। अरे हाँ है ना। मैं क्या करता हूँ, देखो आप इमेजिन करें ना, यहाँ एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल का ये रेडियस होगा, उस सर्कल का भैया ये कैपिटल आर है, ये क्या अपना, और ये क्या है, स्मॉल आर। ये क्या है, दिख रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में एक रिलेशन लगा लेते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो अगर मैं स्मॉल कैपिटल आर को इधर फेंक दूं तो r cos थीटा किसके बराबर हो गया, सही, हाँ है ना बच्चे। देखो जब ये सर्कल पे घूमता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सर्कल में घुमाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे mv²/r, क्योंकि वो एंगल में घूम रहा है तो एंगल्स के फॉर्म में लिख सकते हो mr ओमेगा स्क्वायर। क्या लिख सकते हो भैया, mr ओमेगा स्क्वायर। ये इसके अराउंड में घूम रहा होगा एक एक्सेलरेशन से, इसके अराउंड में, ये ऊपर वाले सर्कल के अराउंड में एक एक्सेलरेशन से घूम रहा होगा। अच्छा वो उसको अपनी तरफ भी खींच रहे हैं तो एक नेट एक्सेलरेशन इसकी तरफ जा रहा होगा, हाँ है ना बच्चे। नेट एक्सेलरेशन कहां पर जा रहा होगा, इसकी तरफ। अब वो नेट एक्सेलरेशन है कितना, मैं ये निकालना चाहता हूं। समझ में, आप ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूं कि ये mr ओमेगा स्क्वायर है ना, ठीक है बच्चों। मैं ये वाला जो अपना एक्सिस था मैं इसको क्या कर देता हूं, रिजॉल्व कर देता, एक इधर पर और एक इधर पर। देखो मुझे पता है कि नेट एक्सेलरेशन इस साइड काम कर रहा है तो इससे कुछ लेना देना नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने लिख के रखा हूं mr ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखा हूं, ये a है, ये क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, वो जो ऊपर सर्कल में घूम रहा है उसका एक्सेलरेशन।
ठीक है, बट हम लोग को पता है कि उसका एक कंपोनेंट यहां पर भी आ रहा होगा, एंगल में है ना, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं एक्ट कर रहा होगा, तो भैया उसको मैं बोलता हूँ ए आर। क्या लिखता हूँ? जो रेडियल कंपोनेंट है वो क्या होगा? देखो ये साइड थीटा है ना बच्चे लोग, ये साइड क्या है? नहीं समझ, रिजॉल्ट करते थे फोर्सेस को यार, अगर ऐसा फोर्स है आपका, यहाँ एफ है और यहाँ थीटा है, तो यार इसको हम लोग एफ कॉस थीटा लिख देते थे, इसको हम लोग एफ साइन थीटा लिख देते थे, याद आया? तो इस साइड थीटा है तो ये वाले को क्या लिख देंगे? ए कॉस थीटा। क्या लिख देंगे? और ये वाले को क्या लिख देंगे? बट सर इसका कुछ काम क्योंकि वो तो ऊपर लेके जा रहा है, रिजल्टेंट इधर ही है। अरे हाँ यार, नाउ व्हाट इज ए आर? ए आर इज ए कॉस थीटा। सही बात है, ए आर किसके बराबर है? ए कॉस थीटा। ठीक है, देखो ए किसके बराबर है? एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ए किसके बराबर है? एम आर ओमेगा स्क्वायर cos theta. And what is small r? R cos theta. What is small r? R cos theta. तो यहाँ पे लिख देते हैं r cos theta. Instead of small r मैंने क्या लिख दिया? R cos theta. m ओमेगा स्क्वायर को पहले लिखा, small r की जगह क्या लिख दिया? R cos theta. एक मिनट, m ओमेगा, अच्छा एक ही आ रहेगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos theta. पहले से क्या प्रेजेंट है? cos theta. मतलब बेसिकली ये हो गया m r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया अपना? अरे हाँ है ना, अब मेरी बात को समझो। देखो इसका जो वेट है वो यहाँ एक्ट कर रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, कहाँ एक्ट कर रहा होगा, और उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो उसको इस साइड खींच के लेके जा रहा होगा। सर्कल में जो नेट एक्सेलरेशन है वो कहाँ लेके जा रहा होगा? इस साइड। इसका वेट कहाँ जा रहा है? इधर पे। तो जाहिर सी बात है उसका जो ओरिजिनल वेट होगा वो फील होगा क्या उसको? नहीं सर, एक नेट वेट होगा। क्या होगा? नेट, जिसको मैं बोलता हूँ एम जी डैश। मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे नहीं पता वो कितना होगा, तो मैंने क्या लिख दिया? एम जी डैश, जो कि होगा क्या सर? एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, एक मिनट, एक गड़बड़ी कर दी है, सॉरी। देखो ये मैंने ना फोर्स लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं मास नहीं लिखता हूं तो सिर्फ क्या है ये? एक्सेलरेशन। अगर मैं मास लगा दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर m लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर ये ar है, कितना है? r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो नेट जो एक्सेलरेशन था जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा था इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा? जो वेट था और जो उसका रेडियल कंपोनेंट है जो उसको सेंटर से दूर लेके जाना होगा। अरे भैया मैं घुमा रहा था ना उसको, तो उसका नेट फोर्स कहां पर जा रहा था? टुवर्ड द सेंटर। एक नेट फोर्स की वजह से वो आगे जा रहा था, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा? माइनस, तभी मुझे क्या मिलेगा? नेट वेट। क्या मिलेगा? आप समझे कि नहीं मैंने क्या बोला? भैया ये मेरा एक्सिस है जिसके अराउंड में अर्थ घूम रहा है, मेरा पॉइंट इधर था, ये ऐसा घूम रहा है सर्कल में, ठीक है, मगर इसको यहाँ पर कोई खींच रहा है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन खींच रहा है? तो उसका वेट यहाँ पर आ रहा होगा, बट वी नो दैट कि सर उसके वहां पर एक रेडियल कंपोनेंट भी है जो उसको क्या कर रहा है? काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली सर उसका वजन कम होगा, उसको उसका जितना वजन है उतना फील होने वाला, तो वो कितना होगा वो निकाल है। तो हम लोगों ने उसको क्या बोल दिया? mg डैश बोल दिया। वेट नीचे था तो mg, उसका रेडियल कंपोनेंट इधर था, तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखा? अब मैं लिखूंगा मास। मैंने क्या लिखा? इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना था? r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे समझा कि नहीं? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू नेट फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। तो आपने मतलब बेसिकली क्या लिखे? फोर्स। अब यहाँ पर देखो इसमें भी स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल है, दोनों में से स्मॉल है, क्या बचेगा? g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा mg डैश, m से m, तो g डैश किसके बराबर? G minus R omega square cos square theta। बहुत गर्मी हुई। बहुत गर्मी। चालू कर दो मेरी बात, सुनो मेरी बात। g डैश कितना आया? g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर। ध्यान से देखना, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ के बजाय यहाँ होता, कहां पर होता? यहाँ पर इक्वेटर पर होता, तो आप बताओ थीटा कितना होता? if mass is at इक्वेटर, कहां पर है बच्चे लोग?
तो थीटा कितना होगा? तो अगर मैं यहाँ 0 रख दूं, cos 0 कितना होता है? तो g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g माइनस r ओमेगा। सही है? हाँ है ना? सुनो मेरी बात ध्यान से, ये r ओमेगा स्क्वायर की कुछ तो वैल्यू होगी ना? हाँ है ना? लेट्स से फॉर द टाइमिंग्स आपको समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ, लेट्स से 0.5 कितनी है? अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, एक वैल्यू सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, कितनी है? 0.5 और ये कितनी है? g की वैल्यू कितनी है? 9.8। g की वैल्यू कितनी है? तो 9.8 में से 0.5 माइनस करूंगा तो g डैश कितना आ जाएगा? 9.3 मीटर पर सेकंड। ये मैं केस लिया समझाने के लिए, आप समझे कि नहीं? इक्वेटर पर वैल्यू कितनी आई? 9.3 मीटर। अगर ये बंदा कहां पर चले जाए? मास पोल पे। कहां पे चले जाए? अब आप बताओ थीटा उस केस में कितना होगा? 90। तो इफ मास इज एट पोल, मास इज एट पोल, तो थीटा कितना? 90। और cos 90 कितना होता है? cos 90 0। तो ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा? मतलब सर उस केस में g डैश किसके बराबर होगा? मतलब g डैश की वैल्यू कितनी होगी? 9.8। अब आप बताओ ज्यादा कहां पर है? पोल पे ज्यादा है और इक्वेटर पे? याद करो 10वीं में ये चीज पढ़े थे, ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होती है इक्वेटर पे। अब इस चीज को ना मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूं, ये तो कैसा हो गया? मैथमेटिकली। अब इस बात को समझो ध्यान से। जी देखो, अर्थ जो है ना वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है, वो इक्वेटर पर बल्जी है और पोल पर फ्लैटन है। मतलब यहाँ पर रेडियस ज्यादा है और यहाँ पर रेडियस साफ साफ दिख रहा है, यहाँ रेडियस ज्यादा है, यहाँ रेडियस। अच्छा, जी का फॉर्मूला क्या था? जीएम अपॉन ग्रेविटी। और रेडियस में कौन सा रिलेशन है? अब आप बताओ, अगर रेडियस ज्यादा तो ग्रेविटी, यहाँ रेडियस ज्यादा है ना, तो यहाँ ग्रेविटी क्या होगी? यहाँ रेडियस कम है तो यहाँ ग्रेविटी। यही तो प्रूफ किए कि पोल पर ग्रेविटी कितनी आ रही है? 9.8 और इक्वेटर पर कितनी आ रही है? अरे समझा कि पक्का? कोई दिक्कत? सबको समझ में आया ना? लैटिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? देखो ये मैथमेटिकल अप्रोच था, मैं ये चीज डायरेक्टली बोल सकता हूँ और आप मान भी जाते, बट अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो अब अपने पास फॉर्मूला भी अवेलेबल है, कर लो। क्या बेटा? अच्छा, रेडियस कम। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने 10th में पढ़े थे लास्ट में, माइनस जी एम एम अपॉन आर। देखो पहले तो ये बात समझो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। याद है? देखो पोटेंशियल हम लोग ने पढ़े थे कि एनर्जी possessed by an object due to its position is known as what? पोटेंशियल। बट ये बात को समझो, पोटेंशियल एनर्जी ना किसी ऑब्जेक्ट की नहीं होती, सिस्टम की होती। आप एक किसी बंदे की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? उसके पीछे का रीजन समझो, ठीक है? तो मान लो, ठीक है, तुम लोग का नाम नहीं ले रहा, याद ध्यान कि यहाँ पे 3 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है 7 माले की, ठीक है, एक बिल्डिंग है 4 माले की और एक बिल्डिंग है 2 माले की, ठीक है? तुम लोग में से कोई एक बंदा यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, ठीक है? जो भी तुम लोग को जिसको मानना मान ले, ठीक है? तो जब वो यहाँ से गया तो यहाँ पर 2 माले पे कुछ शरारती बच्चे थे, वो लोग ने थूक दिए। ध्यान से सुनो, क्या किए? थूक दिए। तो ये ऊपर देखी, जो भी तुम लोग में से XYZ, इधर ध्यान, यहाँ पर देखो, तुम लोग एग्जाम्पल में बड़ा घुस जाते, कंसेप्ट को समझते, तो थूक दी। जो भी पर्सन था उसने थूक दिया, तुम लोग, वो भी उसने क्या थूका? वो विमल। तो ऊपर देख के चिल्ला रहे बट कोई दिख ही नहीं रहा है। थोड़ा आगे बढ़े, 4 माले वाली बिल्डिंग के पास आए, फिर किसी ने थूक दिया। हाँ? क्या? थूकना मना, ये बात सही है, मगर वो आजकल की जनरेशन है ना, ठीक है? तुम लोग के जैसे कुछ निठल्ले लोग तो कुछ ना कुछ तो खाते हैं।
हम लोग विमल विमल नहीं करा हमें शरीफ लोग हम लोग गुड्डा यार सभी लोग याद रखिए। तो 4 वाले से थूक दिए, एक परेशान, फिर थोड़ा आगे पहुंचे 7 वाले से भी किसी ने थूक दिया। सवाल ये है, अब क्वेश्चन क्या आता है, सवाल ये है कि ज्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा, 7 माले वाले पे, 4 माले वाले पे कि 2 माले वाले से? जो 2 माले से थूका उससे ज्यादा लगेगी 7 माले वाले से। क्यों सर? उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट क्या है? मगर इस बात को समझो, इस बात को ध्यान से समझो बच्चे। देखो अगर ये पर्सन यहां होता और ये पर्सन उसके ऊपर थूकता तो उतना इम्पैक्ट होता क्या? सुनो इधर ध्यान, गंदे बच्चे लोग इधर देखो। अबे पानी गिरा रहा था बस, ठीक है सिनेरियो जी। अनीशा बुरा रहा, अब ठीक है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 2 माले वाला पर्सन, इसकी हाइट इतनी तो इसकी जो एनर्जी थी वो क्या थी? कम थी एज कंपेयर टू 7 माले। बट इस बात को समझो, जब आप एनर्जी बता रहे हो आप इसके रेफरेंस में बता रहे हो। आपने किसके रेफरेंस में बताया? अगर ये बंदा यहाँ खड़ा होता तो क्या इसके पास कोई एनर्जी होती इसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि दोनों का लेवल क्या है? अच्छा अगर ये बंदा मान लो यहाँ होता तो जितना इम्पैक्ट जब इसने यहाँ थूका था और यहाँ थूका तो क्या सेम होता? क्यों सर? हाइट क्या हो गई? बोलने का मतलब ये जो हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, कि आप किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आप इस बात को समझो। क्लासरूम में सभी लोग बैठे तो अगर मैं पूछूं कि क्या इनके रिस्पेक्ट में इनके पास पोटेंशियल एनर्जी? नहीं सर, क्योंकि वो भी सेम हाइट पर, ये भी सेम हाइट पर, दोनों की हाइट सेम है, इसके लिए दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम। बट अगर कोई बंदा नीचे खड़ा है तो उसके लिए हम सबके पास पोटेंशियल एनर्जी, आप समझ रहे कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चे लोग वो किसके लिए होती है? सिस्टम के लिए, किसी 2 लोग के लिए। एक इंडिविजुअल पर्सन की कभी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करें। क्लियर? ये तो बात हो गई किसकी? पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला अगर तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, mgh mdh मसाले बोला था ना, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक है, हम लोग अगर बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो कोई भी सिस्टम हो वो हमेशा चाहता है कि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करे। क्या करे? जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो वो स्प्रिंग अपने अंदर क्या, जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया और वर्क डन किए तो बदले में वो अपने अंदर क्या करती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है, ताकि जैसे ही ये मेरे को छोड़ेगा मैं वापस अपनी रिक्वायर्ड शेप और साइज क्या कर लूंगी? गेन कर लूंगी। एवरीवन ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हर कोई चाहता है कि अपनी एनर्जी को कम से कम रखे। जितनी कम एनर्जी रहेगी उतना कम भाग दौड़ करना पड़ेगा, इसलिए हर कोई चाहता है मैं कहां रहूं? सुकून वाले स्टेट में रहूं। कौन से वाले फॉर्म में रहूं? समझ में आ रहा हो? वो सुकून कब मिलेगा? जितना कम आप अपनी एनर्जी को कर सकते। हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, मैं इसको मान रहा हूँ इंफिनिटी में। क्या मान रहा हूँ? यू मे आस्क द क्वेश्चन, क्यों सर इंफिनिटी में क्यों ले रहे हैं आप? तो क्योंकि इंफिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कोई लग पाएगा क्या? अर्थ उसके ऊपर कोई ग्रेविटी अप्लाई कर पाएगा? नहीं। इसीलिए मैंने अपना इनिशियल पोजीशन कहां ले लिया? इंफिनिटी पे। और फाइनल पोजीशन कहां पर ले लेते हैं? अर्थ। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। अर्थ इसके ऊपर क्या कर रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जो उसको कहां पर खींच रहा होगा। और ये इसका रेडियस वेक्टर होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। देखो अगर मैं इसको उठा के वहां लेना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, मतलब मैं वर्क डन कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? वर्क डन। और जब मैं वर्क डन करूंगा तो उसके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। उसके अंदर क्या स्टोर होगी? तो मैं बोलता हूं क्या बेटा? अब इनिशियल कंडीशन इंफिनिटी में, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था? इंफिनिटी में। फाइनली इसको कहां लेकर आने वाले हम लोग? अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि जब वो इंफिनिटी पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हम लोग मान के चलते हैं कि भैया वहां पर जब होगा तो कोई अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशन पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहा होगा, तो हम लोग मान के चलते हैं कि वहां पर सबसे कम होगी। और मैं इसको उठा के लेकर आ रहा हूं, मतलब कुछ काम कर रहा हूं और काम करूंगा तो वो कौन से फॉर्म में स्टोर होगी? पोटेंशियल। तो भैया मान लो कि वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई, थोड़ा सा एकदम नाम का, तो उसको बोलते हैं dr। क्या बोलते थे उसको? तो जो एनर्जी है du बोले तो
पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है? एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी ना, मतलब dw, dw बोले तो सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं, कौन से फॉर्म में? ये फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स कौन सा होगा? देखो ये F का डायरेक्शन इधर है, R का डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो यहाँ पर अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा? माइनस। सही बच्चे, कोई दिक्कत? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता कितना है सर? Gmm अपॉन R स्क्वायर, सही, Gmm अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? R के, क्या लगा देते बच्चे लोग? देखो R और G का, R और F का डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या आएगी? माइनस की साइन। किसकी साइन आएगी बच्चे लोग? तो क्या मैं इस Fg की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, du बार माइनस Fg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये R के भी पोजीशन वेक्टर, पोजीशन डिफाइन करने, इसका कुछ मतलब नहीं होता, ये सिर्फ इसके लिए होता है पोजीशन डिफाइन करने। तो अगर मैं यहाँ पर रखूं माइनस Gmm अपॉन R स्क्वायर, सही है ना चलो, किसकी जगह रखा? Fg की जगह। चाहो तो R कैप रखो या नहीं रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये मगर किसके लिए था? छोटे से डिस्टेंस के लिए ना। अगर पूरे के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। पूरे के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो भैया यहाँ लगा देते हैं इंटीग्रेशन, तो du का क्या हो जाएगा? डेल्टा u, पूरा पूरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर देखो माइनस माइनस, बट इंटीग्रेशन करेंगे कहां से सर? इनिशियल से लेकर फाइनल, तो r इनिशियल से लेकर r यहां से उठा के यहां लेके जाना है, मतलब इंफिनिटी से उठा के कहां पर लेके जाना है? आर्क के रेडियस तक, स्मॉल r तक, सॉरी कैपिटल R तक। तो देखो क्या होगा बच्चे, r इनिशियल से r फाइनल, माइनस माइनस Gmm अपॉन R स्क्वायर dr। देखो ये Gmm कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लूं, अंदर क्या बचेगा? अरे r से इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, तो मेरे लिए r वेरिएबल है, बाकी सब मेरे लिए क्या है? तो मैंने इस पूरे को कहां निकाल दिया? बाहर। r इनिशियल से r फाइनल 1 अपॉन R स्क्वायर dr। अगर ये नीचे प्लस है, ऊपर ले आऊं तो पावर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? तो Gmm r इनिशियल से r फाइनल r⁻² dr। अब याद करो एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है बच्चे लोग? x⁻n+1 अपॉन, मालूम है ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। देखो क्या होगा, डेल्टा u इज इक्वल्स टू Gmm, यहाँ पर क्या हो जाएगा? r⁻²+1 अपॉन -2+1, इनिशियल कंडीशन फाइनल। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखो, ये -2+1 कितना होगा बच्चे लोग? तो r⁻1 अपॉन -1, r इनिशियल से r फाइनल। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? माइनस को बाहर लिख दूं, ये माइनस को कहां लिख देता हूं? तो डेल्टा u किसके बराबर होगा? -Gmm, सही है ना? और यहां अंदर बचा है r⁻1, नीचे लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा? +1 आया ना? अरे समझा कि नहीं भाई? ऊपर r⁻1 है ना, नीचे लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? +1। इनिशियल से लिमिट रखते हैं ना, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार इंटीग्रेशन। जब आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं बच्चे लोग, तो जो आंसर आ जाता है तो फाइनली उसमें एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने किसी चीज का इंटीग्रेशन निकाले, ऐसा लिख लेट्स से आंसर आया x², इंटीग्रेशन लगाने के बाद जैसे अपना आंसर कितना आ रहा है 1/r, तो लिमिट होगी, लेट्स से लिमिट है a से b, क्या है? तो आप एक बार x की जगह क्या रखोगे? अपर लिमिट, माइनस एक बार x की जगह क्या रखोगे? लोअर। अरे समझा कि नहीं? तो इसी मैं भी यहाँ पर क्या रखूंगा? एक बार r की जगह पर अपर लिमिट, एक बार r की जगह पर तो -Gmm। यहाँ पर क्या होगा? एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार, अरे समझा कि नहीं? एक बार फाइनल रख दिया, एक बार इनिशियली कहां पे था? इंफिनिटी, मतलब रेडियस पहले कितना था? इंफिनिटी। बाद में इसको कहां पर लेकर आए? अर्थ के सरफेस। तो उस टाइम पर रेडियस कितना हो गया? स्मॉल r। उस टाइम पर कितना हो गया? तो देखो यार, फाइनली रेडियस कितना होने वाला है सर? r। और ये हो जाएगा ना, जब इसको उठा के यहां लाएंगे तो रेडियस कितना हो गया? r। इनिशियली रेडियस कितना था? तो मैं यहां पर रख दूं इंफिनिटी। अरे हाँ है ना भैया?
1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0, तो आप इसकी जगह क्या रखोगे, तो माइनस जी एम एम 1 अपॉन आर माइनस 0, मतलब इसका तो कोई दिक्कत, क्या आएगा आंसर माइनस जी एम एम अपॉन, दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दी, जब आप उसको इंफिनिटी से कहां लेकर आओगे, अच्छा मान लो अर्थ के बजाय आप थोड़े से ऊपर ही कहीं लेकर आते, यहाँ कहीं लेकर आ जाते, तो उस टाइम पर हाइट भी रहती ना, तो उस टाइम पर रेडियस कितना होता r प्लस एच, तो अगर हाइट पर यही चीज लिखना है एट हाइट, कहां लिखना बच्चे लोग एट हाइट, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अरे समझा कि नहीं, पक्का रिपीट करो ध्यान से सुनो, आपने एक ऑब्जेक्ट को कहां रखे थे इंफिनिटी, मैं बोल रहा हूं कि भैया इस ऑब्जेक्ट को मैं कहां लेके जाना चाहता हूं अर्थ में, तो हमने थोड़े के लिए निकाले, बाद में क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ऐसे उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो dr किया, कितना किया चलो dr, तो जाहिर सी बात है आप उसको जब लेकर जाओगे मूव करोगे तो वर्क डन करोगे तो एनर्जी स्टोर होगी, तो हम लोगों ने बोले वो कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके बराबर होगी वर्क, वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर नेगेटिव की साइन लगाया, नेगेटिव की साइन क्यों लगाया क्योंकि अपोजिट है, आप उसको अगेंस्ट दी फोर्स काम करवा रहे हो तो बदले में वो क्या करेगी एनर्जी स्टोर करेगी, इसीलिए हमने किसकी साइन लगा ली है माइनस। मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है माइनस जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, ये आर कैप क्यों लगाया था मैंने यूनिट वेक्टर डायरेक्शन पता लगाने, मैंने यहाँ पर क्या किया एफ जी की वैल्यू ये वाली पुट किया, यहाँ पर माइनस, माइनस तो पहले से था, एफ जी की वैल्यू कितनी है माइनस जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर इनटू डीआर, आर कैप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये छोटे के लिए मिला था इतने के लिए, मेरे को तो पूरे के लिए चाहिए, तो मैंने बोला भैया क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते, तो पूरे के लिए किया तो डेल्टा यू मिल गया, कहां से कहां इनिशियल से फाइनल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएमएम कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल दिए 1 अपॉन आर स्क्वायर डीआर इनिशियल से फाइनल, ऊपर लेकर आए तो -2 x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन लगाए, क्या हो गया x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1, -2 + 1 कितना होता है -1, -2 + 1 कितना होता है -1, ये माइनस को बाहर लिख दिया, ये r रेज़ टू -1 ऊपर था, नीचे लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन r, एक बार रखेंगे अपर लिमिट माइनस, एक बार रखेंगे लोअर, फाइनली उसका रेडियस कितना हो गया था r, इनिशियली उसका रेडियस कितना था इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0, तो ये गया, क्या बचा -gmm अपॉन, तो ये हो गया डेल्टा यू, मगर मैंने कहां लाया था सरफेस पे ना, अगर मैं उसको कुछ हाइट पर ही रखता तो उसके लिए फिर r प्लस h हो जाता, इसीलिए मैंने लिखा एट हाइट, यही फार्मूला कितना देगा -gmm अपॉन r प्लस h, अरे समझा कि नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद करो, 10वीं में ये फार्मूला तुम लोग को मैंने पढ़ाया था -gmm अपॉन r, और मैंने उस टाइम पर बताया भी था कि इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो मैं 11वीं में बताऊंगा, अब बोला था कि किसी को ज्यादा वो सीखने की इच्छा है तो आओ बताता हूँ, उसके लिए कैलकुलस बताना पड़ेगा, अब समझना 10वीं में क्यों नहीं पढ़ाए, क्योंकि 10वीं में इंटीग्रेशन ही नहीं पता था हम लोग को, भाई आगे भी कौन सा पता है, ठीक है लिखो, समझ में आया दोनों डेरिवेशन, अब ये कौन सा हाँ होता है, इसका अलग ही चलते रहता है, ठीक है मैं पेपर नहीं दूंगी इसका, ठीक है याद है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोग ने 10th में भी पढ़े थे, एकदम इसका डेरिवेशन भी अपने को 10th में था, हम लोग पढ़े थे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, ये वो वेलोसिटी होती है जिससे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करो तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाए। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, देखो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो अर्थ उसको वापस अट्रैक्ट करके नीचे लेकर आता है कि नहीं। अरे फॉर एग्जांपल भैया आप ये अर्थ पे खड़े हो, आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, लेट्स से बहुत ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे खड़े, याद है ना मैं बताया था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फेंको तो वो अर्थ का एक चक्कर लगा के घूम के आके अपने को हिट करेगा, याद है नहीं? अरे ग्रेविटी जब एक्सप्लेन किया था 10th में तब बताया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो अर्थ पे आके गिरेगा, और ज्यादा स्पीड से फेंक लो और दूर जाके गिरेगा, बहुत ऊंची बिल्डिंग है ठीक है, और ज्यादा दूर फेंकोगे तो और एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा वो अर्थ के बाहर चले जाएगा, मशीन गन लेके एकदम फायर किया मैंने तो वो अर्थ के बाहर चले जाएगा, और जब वो बाहर जाएगा ना तो आप देखेंगे कि वो घूम के आके वापस से आपको हिट करेगा। सैटेलाइट यूं ही तो रिवॉल्व करती है,
सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं करती है। अब मान लो आप सैटेलाइट के रास्ते में आके खड़े, आपने सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च किए और आप यहाँ पे आके खड़े, तो वो घूम के आके टक्कर नहीं मारेगी आप? मारेगी ना। तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जब इसको फेंका तो वो घूम के वापस आया। वो कभी एलिप्टिकल शेप लेता है, वो बाद में देखेंगे कि कब सर्कुलर शेप लेता है, कब एलिप्टिकल शेप लेता है। बहरहाल मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंकूं कि अर्थ उसको वापस से अपनी तरफ खींच ही ना पाए, मतलब आपने उसको फेंके तो वो सीधा अर्थ के बाहर चले गए, पैराबोलिक शेप। अगर यहाँ फेंकता तो यहाँ जाता, यहाँ फेंका तो यहाँ जाता, हाइपरबोला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरबोला। तो ऐसा शेप, मतलब वो अर्थ के बाहर चले गए। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के भैया दो मैग्नेट है, तो हमें पता है कि ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, बट एक लिमिटेड रेंज के बीच में। आप बोलेंगे सर एक मैग्नेट मेरे बैग में रखा है, घर पे रखा है, अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, चलेगा, एक लिमिटेशन है ना। तो हम लोग भी वही जानना चाहते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से फेंका जाए, अर्थ की स्पीड से, कि वो अर्थ की ग्रेविटी के बाहर चले जाए, अर्थ उसको वापस से खींच के अपने अंदर ना ले सके। अब समझ में आया? एस्केप वेलोसिटी इसी को बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी इसको हम लोग वी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? वी सफिक्स में ई, ऐसा, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंक देंगे इंफिनिटी पे। क्या फेंक देंगे? जब वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चले जाएगा तो वो वापस आ पाएगा क्या? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चले गया तो सर वहां पे से तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं, तो उसको खींचने वाला नहीं। मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, आप उसको फेंकने वाले कहां पर? यहाँ पर, इंफिनिटी। कहां पे फेंकने वाले? हम लोग ने एक चीज पढ़े हमेशा कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी रहती है वो हमेशा क्या रहती है? सेम। टोटल एनर्जी कभी बदलती? देखो, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बट सम ऑफ ऑल एनर्जी क्या होगी? सेम। मतलब टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? तो यहाँ पर जितनी टोटल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी यहाँ पर भी होगी। मतलब जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा था, उसकी टोटल एनर्जी जितनी अर्थ के सरफेस पे थी उतनी ही टोटल एनर्जी कहां पर भी होगी? इंफिनिटी पर भी होगी। तो हम लोग दोनों जगह टोटल एनर्जी निकालते। क्या निकालते हैं? टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पहले बात करते हैं, केस 1 लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सरफेस ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट कहां पर है चलो? सरफेस ऑफ अर्थ। तो भैया पहले तो निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ mv², सफिक्स में लगा देते हैं e, एस्केप वेलोसिटी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी यहां पर डिराइव किए थे, -gmm अपॉन r। अर्थ के सरफेस पे तो r, हाइट पर रहेगा तो r+। इन दोनों को टोटल करूंगा तो क्या मिलेगी? टोटल एनर्जी। तो निकाल देते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1। ये पॉइंट 1 यहां और ये पॉइंट 2। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस potential. What is kinetic energy? Half mv² minus gmm upon r. सही है ना बच्चा? प्लस माइनस, so half mv² minus gmm upon r is equals to total energy at point 1. दूसरा केस लेते हैं, केस 2। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिए? When object is at infinity. ऑब्जेक्ट कहां पर है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन पर होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, हाइट पर होता है तो कौन सी एनर्जी होती? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? मैंने तो उसको इंफिनिटी में फेंक दिया, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ रहेगी? जमीन पे रहता तो रहती ना, उसको तो हम लोग कहां फेंक दिए, तो उस पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। कितनी होगी? व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? सर -gmm अपॉन r+h। नो, व्हाट इज h? हाइट कितनी होगी? इंफिनिटी। हाइट कितनी होगी? तो यहाँ रखो इंफिनिटी, यहाँ क्या रखो चलो? तो r प्लस इंफिनिटी। भैया समुद्र में एक पानी डाल देंगे, एक ड्रॉप पानी, तो कोई फर्क? तो अगर इंफिनिटी में आप रेडियस ऑफ अर्थ को हिला भी देंगे तो इंफिनिटी को कोई फर्क पड़ने वाला? तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा कितना? -gmm अपॉन इंफिनिटी, एंड एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट? तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट इज 0 प्लस 0 which is 0। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत? यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? सेम।
यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? तो टोटल एनर्जी, यही स्टार्टिंग में बोला था ना, टोटल एनर्जी कभी बदलती नहीं। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 कितनी आई? हाफ mv² माइनस gmm अपॉन r, और टोटल एनर्जी कितनी है? 0। ये माइनस उठा के इधर ले आओ, प्लस। सही है ना? कछुआ m से m, टू को इधर फेंक दूं, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर? 2gm अपॉन, टेकिंग स्क्वायर रूट, एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर? अंडर रूट 2gm अपॉन r। याद करो g की वैल्यू पढ़े थे gm अपॉन r स्क्वायर, g की वैल्यू क्या पढ़े थे? gm अपॉन r स्क्वायर। तो अगर मैं gr स्क्वायर ले लूं तो gm किसके बराबर है? तो मैं यहाँ gm की जगह क्या लिख सकता हूँ? gr स्क्वायर, नीचे क्या प्रेजेंट है? एक r, r से r क्या बचेगा? अंडर रूट 2g। g की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, इस सब की वैल्यू पुट करोगे तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जी और आर की वैल्यू जब रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करोगे तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, इससे कम रहेगा तो घूम के वापस आएगा, वो अलग शेप लेगा, वो बात अलग है, मगर आएगा घूम के वापस, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा, बाहर। मतलब अगर मार्स पे भेजना है सैटेलाइट को तो कितनी स्पीड से लॉन्च करना पड़ेगा? सर इससे तो ज्यादा ही, नहीं तो फिर कहां पर आ जाएगा अर्थ पे? आपको तो अर्थ की ग्रेविटी के बाहर फेंकना है ना, तभी तो वो मार्स पे जाएगा। तो वेलोसिटी की लॉन्चिंग कितनी होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, लिख लो यार। देखो बच्चों, there is the relation between gravitational potential energy and potential energy। ध्यान से समझो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े -gmm अपॉन। मान लो हम लोग अभी ये प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला भी आज डिराइव कर देते हैं mgh वाला, gmm अपॉन r वाला तो डिराइव कर ही दी। एक फॉर्मूला किसके लिए डिराइव कर लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है फॉर्मूला? mgh। ध्यान से देखो बच्चों, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है और हम लोग इसको उठा के इस हाइट पे ले आ रहे हैं, ठीक है? तो मुझे पता है कि जब वो अर्थ के सरफेस पे रहेगा तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm अपॉन, सही है? लेट्स से इनिशियली u1 थी, आपने उसको उठाकर यहां से यहां लेकर आए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी ना, तो लेट्स से बाद में कितनी हो गई? u2 कितनी हो गई? और वो कितनी होगी? -gmm अपॉन r प्लस, ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? डेल्टा u। वो क्या होगी? u2 माइनस, नाउ व्हाट इज u2? -gmm अपॉन r प्लस, एंड व्हाट इज u1? -gmm अपॉन, सही है? अरे हाँ है ना, u1 क्या था? अपॉन में r था, u2 में r प्लस h, दोनों में gmm है, कॉमन ले, पहले लो बच्चों, gmm कॉमन ले, ये अंदर क्या बचेगा? -1 अपॉन r प्लस, ये माइनस माइनस 1 अपॉन, सही है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, gmm यहाँ पे कितना हो जाएगा? -r प्लस h अपॉन r इंटू r प्लस -r प्लस r, तो gmm h अपॉन r इंटू r प्लस, सही है? कोई दिक्कत है? अभी आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे gm के किसके बराबर होता है? g इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर होता है ना, पढ़े थे? तो अगर मैं r स्क्वायर को यहाँ फेंक दूं तो g r स्क्वायर किसके बराबर हो गया? gm। तो भैया इस फॉर्मूले में gm इन दोनों की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? तो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ? g r स्क्वायर, पहले से क्या प्रेजेंट है? स्मॉल है, यहाँ क्या प्रेजेंट है? h r इंटू r प्लस, सही है कि नहीं बच्चे लोग? स्मॉल r से एक स्मॉल r, क्या बचेगा? देखो मैं m और g को अंदर फेंक देता हूँ, तो r m g h, नीचे क्या बचेगा? r प्लस h। सुनो ध्यान से, हम लोग mgh कब लिखते हैं?
अर्थ के अंदर ना, अर्थ के सरफेस पे, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब है, मतलब उसकी हाइट बहुत छोटी है, वो हाइट पर नहीं है ना, अरे एमजीएच कब बोलते हैं आप, अर्थ के सरफेस पे ना 2 माला 4 माला 5 माला 6 माला ऐसी, लेट्स से 1 किलोमीटर, कितना बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले तो बहुत छोटा है। अरे भैया अगर h की वैल्यू r से बहुत छोटी है, अगर h की वैल्यू r से बहुत, तो ये जो r प्लस h है बच्चे लोग अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, r की। लेट्स से h 1 किलोमीटर, आपने ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर लेके चलेंगे, बहुत होता है 1 किलोमीटर, आपने कितना लेके चलेंगे उसको, 1 किलोमीटर हाइट पे लेके चलेंगे। बट सर रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400, और हाइट कितनी है 1, चेंज कितना होगा 6400, एक ही हुआ ना, मतलब ऊपर क्या रहेगा 6400, नीचे क्या रहेगा 6400, अप्रोक्सीमेटली क्या है 6। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हाइट बहुत छोटी है तो r प्लस h की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ r प्लस h की जगह लिख दूं r, अरे समझा कि नहीं बच्चे, तो ये r से r, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इन एनर्जी u2 माइनस u1 क्या था, डेल्टा u, डेल्टा u क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके बराबर है, मगर ये कब होता है, नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, नियर टू। अब आप बोलेंगे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को 35,780 किलोमीटर की हाइट पे रखा, तो उस केस में एच आर से बहुत बड़ा है, तो आप उस केस में ये वाली कंडीशन लिख नहीं सकते। अरे समझा कि नहीं, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, आज बना भी दिए mgh। देखो फिजिक्स प्योर चलता है मैथमेटिक्स के ऊपर, जितने अच्छे से मैथ्स आएगा उतने अच्छे से क्या समझ में आएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आए।